नमस्कार। ये वीडियो जो मैं लेके आ रहा हूँ, इसमें एक इसका टॉपिक है विधि का विधान। जैसे हमारे यहाँ सनातन धर्म है या जो भी भारतीय हैं, सभी भारतीयों के अल्पसंख्यक समुदाय के लोग सिख हैं, सब जगह ये प्रचलन में रहा है। विधि का विधान या कहा जाता है, "होई है वही जो राम रचि राखा", इस तरह की बातें प्रचलन में रहती हैं। परंपराओं से बातें चली आ रही हैं। तो अभी आप देख रहे होंगे कि मेरे पीछे ये अ, एक लोकसभा चुनाव 2024 का एक बैकग्राउंड लगा हुआ है। सारे जो रिस्पेक्टेड नेता हैं, सबका फोटो भी इसमें लगा हुआ है, जो विपक्ष के नेता हैं, पक्ष के नेता हैं, सभी लोगों का। तो अब इसमें है कि इस पृष्ठभूमि में जो लोकसभा का चुनाव हो रहा है, 4 चरण के चुनाव पूरे हो चुके हैं। विधि का विधान क्या कहता है? क्या 4 जून को ही पता चल पाएगा कि विधि का विधान क्या था? या पहले से कुछ अनुमान लगा सकते हैं कि विधि का विधान क्या है? क्या होने वाला है आगे के लिए? तो मैं इसको 3 पार्ट में बाँट के जो संभावित विधि का विधान है 4 जून के बाद वाला, उसके बारे में अनुमान लगा रहा हूँ, जो मैंने बैकग्राउंड में कुछ एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस देखा के आधार पर, और उस एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस पे विश्वास करने का आधार भी था, प्रमाण भी था, और बड़े ऊपर के स्तर पर उसका एक्सेप्टेंस भी था। इस पृष्ठभूमि में बता रहा हूँ कि 4 जून के बाद के विधि का विधान का क्या दिख रहा है, क्या हो सकता है। रूप से ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में पक्ष विपक्ष दोनों होता है। मैं जो अनुमान लगा रहा हूँ उसका 100% आप विरोध में मत रखने के लिए आप स्वतंत्र हैं। निश्चित रूप से अगर आप लोकतांत्रिक हैं, अगर आप किसी ममता बनर्जी से नाराज हैं, मोदी जी से नाराज हैं, कर्नाटक में किसी से नाराज हैं, तो जिससे नाराज हैं, ये अभी लोकतंत्र में गड़बड़ी ये हो रही है कि मैं ये उम्मीद करता हूँ आप किसी पर्टिकुलर नेता को गाली ना दें, ठीक है? क्योंकि मैं उनको लाइक नहीं करता हूँ। लेकिन आप ये उम्मीद करते हैं, लेकिन मैं ये उम्मीद करता हूँ, आप मेरे पसंद के नेता को गाली ना दें, लेकिन मेरे विपक्ष के नेता को मैं 100 गाली दूँगा। ये कौन-सा लोकतंत्र हुआ? आप मेरे पसंद के नेता को, मेरे पसंद को गाली ना दें, मैं भी आपके पसंद के नेता को या पसंद को गाली नहीं दूँगा, और यही लोकतंत्र की विशेषता है। और एक टीचर के रूप में मेरा यही मानना होगा कि आप अपने जिसको नापसंद करते हैं, जनता उसको रिजेक्ट कर देगी। अगर आपके नापसंद करने में अगर आधार है, सही आधार है, तो जनता उसको रिजेक्ट कर देती है। मेरे नापसंद में अगर सही आधार है, तो जनता उसको रिजेक्ट कर देगी। अगर नहीं है, मैं इंडिविजुअल हूँ, एक छोटे ग्रुप का पार्ट हूँ, तो लोकतंत्र में अगर विश्वास है, तो मैं कुछ कर नहीं सकता। मैं बस अपना विरोध दर्ज कर सकता हूँ, वो भी डेमोक्रेटिक सिस्टम के तहत, अभद्र तरीके से नहीं। खैर, ये विधि का विधान क्या कह रहा है? तो इसके 3 मैंने 3 पार्ट में इसको बाँटा। एक पार्ट में बाँटा, उसमें ये था कि विश्व की वर्तमान परिस्थिति, भारत की संभावना और 2024 का चुनाव पार्ट में। जो वर्तमान विश्व की परिस्थितियाँ हैं, आप समझ रहे हैं कि रसिया, यूक्रेन, उस युद्ध का कोई अंत होते नहीं दिख रहा है। क्योंकि यूक्रेन तभी मानेगा किसी समझौते के लिए, जब रूस उसके द्वारा यूक्रेन का जो हिस्सा कब्जा किया गया है, उसको छोड़ दे। और रूस पीछे 2 साल से इसलिए युद्ध में शामिल नहीं है कि यूक्रेन के क्षेत्र को जो उसने कब्जा कर रखा है उसको, तो इसका मतलब है कि रूस जो कब्जा किया हुआ क्षेत्र है उसको छोड़ेगा नहीं, और यूक्रेन रूस द्वारा कब्जा किए हुए क्षेत्र को लिए बिना मानेगा नहीं। तो इसका मतलब है कि समस्या का समाधान नहीं दिख रहा है, और पीछे 2 साल से युद्ध चल रहा है, आगे भी चलेगा। इजराइल फिलिस्तीन, अमेरिका का एक बयान आया
कि हमास इजराइल के बंधकों को छोड़ दे तो कल युद्ध समाप्त हो जाएगा। हमास इजराइल के बंधकों को छोड़ेगा नहीं और इजराइल हमास को स्वीकार करेगा नहीं, तो इसका मतलब है कि वहां भी मामला जो है वही चलेगा। चाइना की जो स्थिति है, चाइना आज भारत के साथ व्यापार में फिर से नंबर 1 पोजीशन पे है। लेकिन सोच के देखो कितना कॉन्ट्राडिक्शन है, भारत और चीन एक दूसरे के साथ कि इंडियन इकोनॉमी जैसे राइज करेंगी तो आपको बहुत सारे चीन से रॉ मटेरियल्स की और प्लस कैपिटल गुड्स का जरूरत पड़ेगा। अगर आपको अपना सोलर सिस्टम को आगे बढ़ाना है तो सोलर पैनल, सोलर बैटरी, ये सब चाइना से आपको इंपोर्ट करने पड़ेंगे। आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करना होगा तो लिथियम बैटरी जो है उसको बाहर चाइना से आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा, और भी बड़ी सारी चीजें। तो आपका इकोनॉमिक ग्रोथ करेगा तो उसके लिए चाइना की बड़ी सारी चीजों को सप्लाई चेन में हर कुछ सारे इनपुट्स, ठीक है, आपने अपने यहां डेवलप कर नहीं रखा है। जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव है उसका पॉजिटिव इंपैक्ट आना शुरू हुआ जिससे कि देश में ही मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिले। लेकिन अभी तक आप हर चाइना के उत्पाद का भारत में विकल्प आपने नहीं विकसित किया हुआ है। देखो कॉन्ट्राडिक्शन, एक साइड से चाइना आपका सबसे बड़ा व्यापार पार्टनर है और दूसरे साइड से आप गलवान, आप सोच रहे तो तनाव वहां पे हुआ था, आपके 20 सैनिक मारे गए थे, इस पे 20 राउंड की बातचीत हो चुकी है लेकिन अभी तक, और उसके बाद से लेकर आज तक कभी भी हाई लेवल का G20 की बैठक में चाइनीज प्रेसिडेंट था वो नहीं आया था। अभी भी कोई हाई लेवल की मीटिंग चाहे भारत चाइना के बीच 2 साल में नहीं हुआ। 30 राउंड की बैठकें हो चुकी है। इसका मतलब ये है कि भारत और चीन के बीच में जो राजनीतिक स्थिति है बहुत खराब है। और जिस तरह से चाइना बांग्लादेश में, नेपाल में, मालदीव में अपना प्रभाव बढ़ा रहे हैं, आपकी चुनौतियां बहुत स्ट्रांग हैं, आपके सामने बहुत बड़ी चुनौती है राजनीतिक रूप। तो विश्व परिदृश्य में जो भी पॉलिटिकल सिचुएशन इमर्ज कर रहा है उसमें भारत को मजबूत रहना होगा, इकोनॉमिकली मजबूत रहना होगा, डिफेंस से मजबूत रहना होगा, पॉलिटिकली मजबूत रहना होगा, निर्णायक सरकार होनी होगी आपके पास क्योंकि एक सुर में निर्णय ले सके, कमिटेड सरकार होनी हो। विश्व की परिस्थितियों को ध्यान में रख के बता रहा हूं। अदरवाइज सैनिक अपना काम कर रहे हैं, नेता अपना काम कर रहे हैं, हमारा क्या है, हम तो गाली देने के लिए बैठे हुए हैं सोशल मीडिया। लेकिन अगर एक इंडिविजुअल के रूप में अगर आप अपने आप को रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति, नागरिक मानते हैं तो आपको ओवरऑल भारत के बारे में इमेजिन करके देखना होगा क्योंकि आपके घर का कोई व्यक्ति सेना में हो सकता है और सेना अगर मजबूत नहीं होगी, सेना के पास हथियार नहीं होंगे। इस तरह से चाइना ने 1962 में भारतीयों को देश के अंदर खदेड़ खदेड़ करके मारा था और वो बड़ा ही बुरे दिन थे चूंकि अरुणाचल प्रदेश में जो भारतीयों का चेहरा, जो मुख्य सैनिक थे उनका चेहरा जो बॉर्डर अरुणाचल प्रदेश के लोगों से भिन्न था। चाइनीज जब आते थे भारतीय सैनिकों को खोजने के लिए तो वो भारतीय सैनिक ऑड आउट हो जाते थे। अदरवाइज तिब्बत की घटना थोड़े दिन पहले ही हुई थी तो बॉर्डर के एरियाज में भारतीय सैनिकों को खूब समर्थन था बॉर्डर के लोगों द्वारा, लेकिन उसके बावजूद भारतीय सैनिकों को चाइनीज खोज लेते थे और चाइना ने खुद ही हमला किया, भारत के क्षेत्र को कब्जा किया और उसके बाद खुद ही युद्ध को बंद कर दिया और बाद में यूएनओ में जाकर के भारत को ही उल्टा हमलावर घोषित करा दिया। ये भारत है जिसने हमारे ऊपर हमला किया था। और आप जानते हैं कि 15 साल 17 साल तक दोनों के देशों के बीच में कोई डिप्लोमेटिक संबंध नहीं रहा। आपको मजबूत रहना होगा, मजबूत। सेकंड पार्ट है कि भारत के लिए वैश्विक संदर्भ में भारत के लिए अवसर, भारत एक विश्व गुरु के रूप में, भारत एक शक्तिशाली देश के रूप में क्या संभावनाएं हैं? क्या ये सपना है केवल? हर देश के लोग अपने देश के बारे में सोचते हैं कि हमारा देश विश्व का नंबर 1 देश है और हम भारतीयों को भी ऐसा सोचने का अधिकार है। इस चीज को सोचें, हमें सोचना भी चाहिए कि हाँ भारत विश्व में नंबर 1 है। तो क्या ये एक केवल कल्पना है या इसमें कुछ वास्तविकता है? क्या भारत विश्व में नंबर 1 बन सकता है? बड़े सारे इसके वीडियो पड़े हुए हैं, बड़े लॉजिक के साथ। अब जाएंगे तो मेरा इस पे क्या है? तो मुझे लगता है कि ये भारत का, कहा जाता है, बार बार कहा जाता है कि ये
भारत का अवसर है, और इस भारत के अवसर में हम पक्ष विपक्ष में नहीं जा रहे हैं। कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, हिमाचल में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, कहीं पे टीएमसी की सरकार है, कहीं पे बीजेपी की सरकार है। सब मिला जुला करके भारत का की संभावना, कहा जाता है कि भारत के लिए ये भारत का अवसर है। ये भारत सदियों तक, प्राचीन काल से लेकर के और काफी दिनों बाद तक, मुगलों के समय तक भारत विश्व में नंबर 1 रहा। जो टोटल विश्व का जो जीडीपी अगर 100 रुपया माने तो करीब करीब 80-85 जो नया सृजित होता था वो भारत से होता था। जो मैन्युफैक्चरिंग जो होता था, और भारत का मैन्युफैक्चरिंग विश्व में नंबर 1 था। बाद में अंग्रेजों के समय, फिर मुगलों का अंत हुआ, फिर अंग्रेजों का टाइम आया, धीरे 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 भारत इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम था, हम टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं कर पाए, और विश्व जीडीपी में हमारा जीडीपी, इंडिया का जीडीपी 2 से 3% के बीच में सिमट गया। तो ये जो हम यहाँ से, ये पूरा इस तरीके से यहाँ से शुरू किए और धीरे धीरे यहाँ पहुंच गए, 2% पे पहुंच गए। अब क्या ये फिर राइज करके हम पहुंचेंगे ऊपर? क्या संभावना है? तो एक एक छोटे छोटे ट्रेलर जो दिखाई दे रहे हैं, जैसे यूपीआई पेमेंट का है आज की डेट में, चुनाव का है, 100 करोड़ के आसपास लोग वोट देने जा रहे हैं, और कम विपक्ष विपक्ष में देखते होंगे कि कम कुछ फ्रिंज एलिमेंट ही हैं जिनके द्वारा गलत चुनाव का कोई आरोप लगाया जाएगा। चुनाव पहले, दूसरे, तीसरे चरण, पक्ष विपक्ष के, मीडिया, सबके द्वारा कहा जा रहा है कि बीजेपी की स्थिति खराब है, ये है, वो है। इसका मतलब है कि जनता के वोट पर उनको भरोसा है, तभी है। ठीक है, तो भारत की संभावना, मुझे लगता है कि भारत की संभावना है। 140 करोड़ की जनसंख्या है और जनसंख्या बढ़ रही है, और ये जनसंख्या पढ़ लिख रही है। सबसे अच्छी बात है कि 100% लिटरेसी, 100% टेक्निकल एजुकेशन, 100% स्किल डेवलपमेंट के साथ अगर एक भारत एक ह्यूमन रिसोर्स प्लस इकोनॉमिक पावर्ड कंट्री अगर बनता है, तो हम विश्व को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं पॉजिटिवली। भारत की संभावना है। तो कहा जाता है कि विश्व की परिस्थितियां, भारत की संभावना। तो अब 4 जून के बाद ज्यादा मैं नहीं जा रहा हूं कि सरकार बनेगी, किसकी सरकार नहीं बनेगी। इन दोनों अवसर, विश्व की जो चुनौती है और भारत की जो संभावना है, इन दोनों के लिए 4 जून को पता चलेगा कि विधि का विधान क्या है। ठीक है, मिलीजुली सरकार या पूर्ण बहुमत की सरकार, जो होगा उससे ये दोनों संभावनाएं तय होंगी। विश्व परिदृश्य में भारत की चुनौतियां, भारत की विश्व चुनौतियों को सामना करने में भारत की तैयारी या भारत की क्षमता, और विश्व, पूरे विश्व के भाग्य को निर्धारित करने में भारत का योगदान, ये दोनों तय होगा 4 जून के बाद। विधि का विधान, विधि ने जो विधान, वही है, वही जो राम रचि राखा, राम जी ने लिख के रखा हुआ है, वही होगा। अगर इन दोनों के लिए ये दोनों सच्चाई है, चुनौतियों में भारत की भागीदारी, अगर मजबूत भागीदारी होना, अगर तय है, भारत को विश्व गुरु बनना है या विश्व के परिदृश्य में भारत को सक्रियता से कंट्रीब्यूट करना है, विधि का विधान जरूर तय होगा। कुछ लोग बोल सकते हैं कि ये ईवीएम से तय होगा, ये मजाक की बात है, लेकिन अगर आप थोड़ा भी स्पिरिचुअल अगर हैं, मेरी बातों से आप कंक्लूजन निकाल सकते हैं, वही है, वही जो राम रचि रखा, तो अच्छा होगा, वही होगा। थैंक यू।